एंड द वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो है इंडिया एंड द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट एंड 11.2 इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन एशिया। So let's start our chapter, India and the countries of the West. People of the Harappan civilization had developed trade relations with the countries of the West. तो जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, तो बच्चों यहाँ पे आया हरप्पन सिविलाइजेशन। इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, फिर भी मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ दैट हरप्पन सिविलाइजेशन इंडस सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी कहा जाता था, जो सबसे पहला अर्बन कल्चर सिविलाइजेशन था हमारे कंट्री का। ये सिविलाइजेशन जो था वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था और ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में था ऑफ साउथ एशिया। नाउ तो इस हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, ये लोगों ने अच्छा ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया था वेस्ट कंट्रीज के साथ। एवर सिंस देन इंडिया हैज़ हैड इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंजेस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और उस समय से ही ये स्टार्ट हुआ कि हमारी कंट्री और जितनी भी बाहर की कंट्रीज थी उनके बीच में इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, इट मीन्स दैट मॉनेटरी एक्सचेंजेस, ट्रेड रिलेशंस इस्टेब्लिश रहे एंड साथ ही साथ कल्चरल चेंजेस भी होते रहे। मतलब ये कि दूसरी कंट्रीज ने हमारा कल्चर लिया और हमने उन कंट्रीज का कल्चर एक्सेप्ट किया। बुद्धिज्म हैड स्प्रेड टू अफगानिस्तान एंड टू मेनी कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया। और हमारे इंडिया का जो रिलीजन था बुद्धिज्म, वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की दूसरी कंट्रीज में भी फैल गया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इरानियन एम्पायर इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्रीज। और जिस समय इरानियन एम्पायर था उस समय इंडिया का वेस्टर्न वर्ल्ड से जो कॉन्टैक्ट था वो इंक्रीज हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट और कल्चरल एक्सचेंजेस सब। The Greek historians of that period grew more curious about India. और जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे उस समय के, जिनको हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट था और हमारी कंट्री का जो भी कल्चर है एवरीथिंग जानने में इंटरेस्ट था, वो लोग इंडिया को लेके बहुत क्यूरियस थे, इंडिया के बारे में जानना चाहते थे। Their writings introduced India to the Western world। और उन्होंने जो इंडिया के बारे में लिखा था इसके थ्रू ही जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने हमारे देश के बारे में जाना। The routes which were later used by Alexander were opened for trade between India and the countries of the West। और वो रूट जिसके थ्रू अलेक्जेंडर हमारी कंट्री पे आया था, वो रूट ओपन किया गया था ट्रेड के लिए, ताकि हमारी कंट्री और वेस्ट साइड की जो कंट्रीज हैं उनमें ट्रेडिंग हो सके। अब देखिए, वेस्ट साइड की जो कंट्री है उसमें बहुत सारी कंट्रीज आती है, स्पेशली जो अरबिक कंट्रीज है, ईरान हो गया, इराक हो गया, ये सारी कंट्रीज आया करती थी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक आर्ट ऑफ स्कल्पचर अ न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट इमर्ज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड। और ग्रीक आर्ट ऑफ स्कल्पचर के कारण, ग्रीक आर्ट ऑफ स्कल्पचर मतलब हमने ग्रीस का जो आर्ट था स्कल्पचर का, जिस तरीके से वो लोग स्कल्पचर्स बनाया करते थे उस तरीके से हमारी कंट्री में भी बनने लगा और एक नया आर्ट हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस्ड हुआ कुशाना पीरियड में। इट इज कॉल्ड गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और उसे कहते थे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। इन द गंधारा आर्ट स्कूल इमेजेस ऑफ गौतम बुद्धा वर मेनली कार्व्ड। और जो स्कूल स्टार्ट किया गया था गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जो इंस्पायर्ड था बाय ग्रीक आर्ट ऑफ स्कल्पचर, वहाँ पे गौतम बुद्धा की जो मूर्तियाँ थी उन्हें बनाना सिखाया जाता था। As these images were mostly found in the Gandhara region of Afghanistan, the style is called Gandhara style। और क्योंकि ये सारी जो फोटोज हैं जिनमें गौतम बुद्धा की स्कल्पचर्स को बनाया गया था वो गंधारा एरिया में मिलता है अफगानिस्तान की, इसीलिए उसे गंधारा स्टाइल नाम दे दिया गया। जैसे आप देखिए, स्टेच्यू ऑफ गौतम बुद्धा इन अ म्यूजियम इन पेरिस इन द गंधारा स्टाइल। सी नाउ
The facial features of the statues made in this style are similar to those of the Greek people. और क्योंकि ग्रीक आर्ट से इंस्पायर होकर ये स्कल्पचर्स हमारे इंडिया में बनने लग गए थे, इसीलिए जो फेस होता था इन स्टेच्यूज का वो भी ग्रीक लोगों के जैसा ही दिखता था. द अर्ली कॉइन्स दैट वर मिंटेड इन इंडिया वर ऑल्सो लाइक ग्रीक कॉइन्स. और ये तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है कि पहले ज़माने में फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में जब कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए तो वो ग्रीक कॉइन्स जैसे ही थे. एक तरफ जो किंग था उसका फेस होता था और दूसरी तरफ उनके जो गॉड होते थे उसका फेस होता था. देखिए आप देखिए अ स्कल्पचर इन द गंधारा स्टाइल ऑन अ स्तूपा एट हादा इन अफगानिस्तान. ये देखिए अफगानिस्तान पहले हमारी कंट्री में ही हुआ करता था, तो ये गंधारा स्टाइल में एक स्तूपा पे इस तरीके से स्कल्पचर बनाया गया है. Around the first or second CE, trade between India and Rome flourished. और फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी सीई तक इंडिया और रोम के बीच भी ट्रेडिंग होने लगी, एक्सचेंजेस होने लगे, हम वहाँ से गुड्स खरीदने लगे और हमारी कंट्री से वहाँ गुड्स जाने लगे. द पोर्ट्स इन साउथ इंडिया ऑल्सो हैड अ लार्ज शेयर इन दिस ट्रेड. और हमारी कंट्री से साउथ इंडिया के जो पोर्ट्स थे अलग अलग, उनके थ्रू मेनली ट्रेडिंग किया जाता था, इसीलिए उनका लार्ज शेयर था. Some articles made of bronze were found in the excavations at कोल्हापुर. और कोल्हापुर जो कर्नाटका में सिचुएटेड है, जब वहाँ पे एक्सकवेशन किया गया, वहाँ पे खुदाई की गई, बहुत सारे पहले के स्टेच्यूज हैं और फोटोज़ हैं, सब चीज़ें जब वहाँ पे एक्सकवेशन करने के बाद मिली तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जो ब्रॉन्ज के थे. दे हैव बिन मेड इन रोम. और उन्हें रोम में बनाया गया था, ऐसा हिस्ट्री से पता चलता है. तो वहाँ से ये अज्यूम कर लिया गया कि इंडिया और रोम के बीच भी ट्रेडिंग चल. बोथ दीज प्लेसेस वर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोम. Now the excavation of Arikamedu in Tamil Nadu have also brought to light many articles made in Rome. और जो एक्सकेवेशन हुआ अरिकामेडू में, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिले जो रोम में बने थे. और ये इम्पोर्टेंट सेंटर्स भी थे, जैसे अरिकामेडू है तमिलनाडु का, तो और कोल्हापुर है. तो इससे ये पता चलता था कि इंडिया और रोम के बीच ट्रेडिंग चलती थी. मैनी सच ट्रेड सेंटर्स आर मेंशन्ड इन द लिटरेचर ऑफ दोज टाइम्स. और उस समय जो लिटरेचर्स लिखे गए हैं उसमें भी ऐसे आर्टिकल्स के बारे में लिखा गया है जिससे पता हमें चलता है. अ गोल्डन कॉइन ऑफ द रोमन एम्परर ऑगस्टस फाउंड इन अरिकामेडू. आप देख सकते हैं अगस्टस जो कि एक एम्परर थे रोम के, उनका गोल्ड कॉइन भी अरिकामेडू में मिला. ये सब आपको म्यूजियम्स में मिल जाएंगे. आप देख सकते हैं इंडिया का जो ट्रेड रूट था कहाँ कहाँ पर था. ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की आपको जो लाइंस दिख रही हैं, ये सारी आपको इस तरीके से आप देख लीजिए इंडिया का ट्रेड रूट. नाउ अब हम आगे देखते हैं. ये जब आपको मैप पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी. Alexandria was an important port in Egypt. The Arab merchants carried Indian goods up to Alexandria. Alexandria एक important port था इजिप्ट का. और जो अरब के मर्चेंट्स होते थे वो क्या करते थे कि इंडिया से इंडियन गुड्स को अलेक्जेंड्रिया तक ले जाते थे. From there they were sent to the countries in Europe. और वहाँ से यूरोप की जो अलग अलग कंट्रीज थी वहाँ पे इंडियन गुड्स को भेजा जाता था. बिसाइड्स इंडियन गुड्स द अरब्स ऑल्सो कन्वेड इंडियन फिलोसफी एंड साइंस टू यूरोप. और वो हमारे गुड्स को तो भेजते ही थे, साथ साथ यहाँ की साइंस और यहाँ की जो अलग अलग फिलोसफीज थी वो यूरोप तक पहुँचाते थे. द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो इज़ वन ऑफ द इंडियाज मेजर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड. हमारे कंट्री में ज़ीरो का इन्वेंशन हुआ और यही हमारी कंट्री ने पूरे वर्ल्ड को कंट्रीब्यूशन दिया है सबसे बड़ा.
it was the Arabs who introduced this Indian concept to Europe. और ये अरब के ही लोग थे जिन लोगों ने हमारा ये ज़ीरो का कॉन्सेप्ट यूरोप में इंट्रोड्यूस किया था. इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन एशिया. नाउ हम पढ़ते हैं इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन एशिया. मैनी कंट्रीज इन एशिया वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन कल्चर ऑफ दोज टाइम्स. एशिया की ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी जिसे इंडियन कल्चर बहुत अच्छा लगता था और वो इन्फ्लुएंस हुए थे हमारे इंडियन कल्चर को देखकर. श्रीलंका. किंग अशोका had sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka to spread Buddhism. जो किंग अशोका थे उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी डॉटर संघामित्रा को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए. Their names are mentioned in the Buddhist text महावंसा written in श्रीलंका. और श्रीलंका में एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसका नाम है महावंसा. उनमें भी अशोका और उनके बच्चों का नाम मेंशन किया गया है. संघामित्रा कैरिड अ ब्रांच ऑफ द बोधि ट्री विथ हर. और संघामित्रा अपने साथ बोधि ट्री आप सबको याद होगा, हमने रिलीजियस ट्रेंड्स ऑफ एंशिएंट इंडिया में पढ़ा है कि गौतम बुद्धा जो थे वो बोधि ट्री के नीचे बैठा करते, तो उसकी एक ब्रांच भी वो लेकर गई थी श्रीलंका. द श्रीलंकन ट्रेडिशन बिलीव्स दैट द बोधि ट्री एट अनुराधपुर इन श्रीलंका हैज़ ग्रोन फ्रॉम द सेम ब्रांच. और श्रीलंका के लोग ऐसा मानते हैं कि अनुराधपुर जो श्रीलंका में सिचुएटेड है वहाँ भी एक बोधि ट्री है और वो ट्री उसी ब्रांच से ग्रो की गई है जो संघामित्रा लेकर आई थी. There was a great demand in India for श्रीलंकन pearls and other precious stones. हमारी कंट्री में श्रीलंका के पर्ल्स की और दूसरे जो वहाँ के प्रीशियस स्टोन्स थे उनकी बहुत ज़्यादा ही डिमांड थी. मतलब श्रीलंका और इंडिया में भी ट्रेडिंग चलती थी. इन द 5th century CE, किंग कश्यप हैड caves dug out at a place called Sigiriya. The wall paintings in this caves bear a resemblance to the painting in the Ajanta caves. और 5th century CE में जो किंग कश्यप थे उन्होंने भी कुछ केव्स बनवाए थे एक सिगिरिया प्लेस पर और वहाँ उस केव पर जो वॉल पेंटिंग्स लगी हुई है वो अजंता केव से सिमिलर है. द श्रीलंकन बुद्धिस्ट वर्क्स दीपावमसा एंड महावमसा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोज रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. दे आर रिटन इन द पाली लैंग्वेज. और श्रीलंकन बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी है, जैसे लिखा है दीपावमसा, महावमसा. ये सारी जो बुक्स हैं इनसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच एक अच्छा और क्लोज रिलेशन था. और ये जो बुक्स हैं ये पाली लैंग्वेज में लिखी हुई हैं. नाउ चाइना एंड अदर कंट्रीज. Right from the ancient time, India and China had established trade and cultural relation. इंडिया और चाइना का एक दूसरे के साथ बहुत ही पुराने समय से ट्रेड और कल्चरल रिलेशन था. एम्परर हर्षवर्धन हैड इवन सेंट एन एम्बेसडर टू द चाइनीज कोर्ट. चाइनीज सिल्क वॉज नोन एज चिनाशुका एंड वॉज इन ग्रेट डिमांड इन इंडिया. और जो एम्परर हर्षवर्धन थे उन्होंने अपना एक एम्बेसडर भी भेजा था चाइनीज कोर्ट में. और चाइनीज सिल्क जो था उसे इंडिया में कहा जाता था चाइनशुका और वो इंडिया में बहुत डिमांड पे था. मर्चेंट्स इन एंशंट इंडिया सप्लाइड चाइनीज सिल्क टू वेस्टर्न कंट्रीज. और हमारे इंडिया के जो मर्चेंट्स थे वो चाइना से ये चाइनीज सिल्क खरीद कर दूसरे कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज में पहुंचाते थे. द लैंड रूट बाय विच द सिल्क ट्रेड वॉज कैरिड ऑन वॉज कॉल्ड द सिल्क रूट. और लैंड रूट जिसके द्वारा ये सिल्क की ट्रेडिंग होती थी उसे सिल्क रूट कहा जाता था. Some ancient place in India were connected to this route. और कुछ एंशियंट प्लेसेस थे इंडिया के जो इस रूट से दूसरी कंट्रीज से कलेक्टेड थे. नाला सुपारा नियर मुंबई इन महाराष्ट्र वॉज वन सच प्लेस. और नाला सुपारा आपने इसका नाम बहुत ज़्यादा ही जोक्स में लिया जाता है, तो इसका नाम आपने सुना होगा. ये मुंबई महाराष्ट्र में है जो इसी सिल्क रूट से कनेक्टेड था.
The Chinese Buddhist bhikkhus Fa Hien and Yuan Chuang also came to India through this Silk Route. और जो Chinese बुद्धिस्ट भिक्खुस थे फा हीन और युआन चुआंग, वो भी इंडिया आए थे यही सिल्क रूट के थ्रू. इन द फर्स्ट सेंचुरी सीई द मिंग एम्परर ऑफ चाइना इनवाइटेड द बुद्धिस्ट भिक्खु धर्मार्कशाका एंड कश्यप मातांगा टू चाइना. और ऐसा फर्स्ट सेंचुरी सीई में हुआ था. जो राजा थे मिंग एम्परर चाइना के, उन्होंने इंडिया के कुछ बुद्धिस्ट भिक्खु जो थे धर्मारक्षका एंड कश्यप मातांग को चाइना में बुलाया था. द भिक्खुस ट्रांसलेटेड मेनी इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनटू द चाइनीज लैंग्वेज. और जो वहाँ के चाइना के भिक्खुस थे, उन्होंने बहुत सारे इंडिया के जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उन्हें चाइनीज में कन्वर्ट किया था. दिस गेव impetus to the spread of Buddhism in China. Later on, Buddhism also reached Japan, Korea and Vietnam. और इसी कारण चाइना में भी बुद्धिज़्म फैल गया और लेटर ऑन जापान, कोरिया और वियतनाम में भी बुद्धिज़्म कल्चर फैल गया. Countries in Southeast Asia. The ancient kingdom of Funan in Cambodia was established in the 1st century CE. जो एंशियंट किंगडम है फुनान कंबोडिया का, वो फर्स्ट सेंचुरी सीई में इस्टेब्लिश हुआ था. एविडेंस इज अवेलेबल फ्रॉम चाइनीज ट्रेडिशन दैट इंडियन नेम कौंदिया एस्टेब्लिश्ड इट. और ऐसा माना जाता है कि ये जो किंगडम फुनान एस्टेब्लिश हुआ था ये किसी इंडियन ने एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था कोनांदिया. पीपल ऑफ फुनान न्यू द संस्कृत लैंग्वेज. और जो फुनान के लोग हैं उन्हें संस्कृत लैंग्वेज भी आती है, इसलिए और ऐसा माना जाता है कि इंडिया के ही किसी ने एस्टैब्लिश किया है. अ स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ दैट पीरियड इज स्टिल इज इन एग्जिस्टेंस. और उस समय का एक स्टोन इंस्क्रिप्शन भी अभी तक है. इट इज इन संस्कृत और वो भी संस्कृत में है. इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया टू स्मॉल किंगडम स्टैब्लिश्ड बाय पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैड इमर्ज. और दूसरी कंट्रीज भी हैं साउथ ईस्ट एशिया की जहाँ छोटे छोटे किंगडम्स थे जो कि इंडिया के थे, जो वहाँ इमर्ज हुए. दीज किंगडम्स हेल्प टू स्प्रेड इंडियन कल्चर इन साउथ एशिया. और यही वो किंगडम्स थे जिन्होंने हेल्प की इंडियन कल्चर को हमारे एशिया में फैलने की. और इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता था, उनको हमारे ट्रेडिशंस अच्छे लगते थे. इंडियन कल्चर हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द आर्ट एंड कल्चरल लाइफ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. इंडियन कल्चर ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा आर्ट और कल्चरल लाइफ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में. डांस ड्रामास बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम 2 इंडियन एपिक्स रामायण एंड महाभारत आर पॉपुलर इन इंडोनेशिया इवन टुडे. रामायण और महाभारत की जो स्टोरीज है वो आज भी इंडोनेशिया में फेमस है. दिस इन्फ्लुएंस कंटिन्यू टू इंक्रीज ओवर इन ईयर्स. और धीरे धीरे ये इन्फ्लुएंस बढ़ता ही गया. इन द एंशिएंट पीरियड द बुद्धिस्ट रिलीजन स्प्रेड टू म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया एक्सेट्रा. इन द लेटर years temples of Lord Shiva and Vishnu were also built there. और क्या हुआ कि एंशिएंट टाइम में तो सिर्फ जो बुद्धिज्म रिलीजन था वो ही फैला था म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में, पर धीरे धीरे लॉर्ड शिवा की टेम्पल्स, विष्णु की टेम्पल्स भी दूसरे कंट्रीज में बनने लगी. This year we have reviewed Indian history from 3000 BCE to 8th century CE. Next year we will study the history of India from 9th century CE to the 8th century CE. The history of this period is known as medieval history. इस साल हमने 3000 BCE से लेकर 8th century CE